चलिए आज एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली को सुलझाते हैं जिसने लाइट यानी प्रकाश को देखने का हमारा नजरिया ही बदल के रख दिया। और पता है ये कहानी कहां से शुरू होती है? एक मामूली सी एक अजीब सी चमक से जो हमें सीधे क्वांटम फिजिक्स की गहरी दुनिया में ले जाती है। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? पहले तो हम देखेंगे कि ये सब शुरू कहां से हुआ, वो अजीब सी बात क्या थी। फिर हम उन एक्सपेरिमेंट्स के नियमों को समझेंगे जिन्होंने इस पहेली को और गहरा कर दिया। हम ये भी देखेंगे कि उस समय की सबसे बड़ी थियरी, वेव थियरी, कैसे बुरी तरह फेल हो गई। और फिर एंट्री होती है आइंस्टाइन की, उनकी कमाल की सोच के साथ। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन के आइडिया ने हर एक गुत्थी को सुलझा दिया। और आखिर में हम बात करेंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में, एक ऐसा सच जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 19वीं सदी के आखिर की। वो एक ऐसा दौर था जब साइंस में रोज नए नए कमाल हो रहे थे। ठीक उसी समय जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। मतलब पदार्थ के अंदर का वो छोटा सा कण जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, ये पूरा किस्सा शुरू हुआ 1887 में हेनरिक हर्ट्ज के एक अजीब से ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने देखा कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट यानी यूवी लाइट बिजली की चिंगारियों पर पड़ती है तो वो और भी तेज हो जाती हैं। अजीब था, है ना? किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जैसा हमने अभी बात की, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज निकाला। और इसके बाद हॉलवॉक्स और लेनार्ड जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर और काम किया और पक्के तौर पर साबित कर दिया कि हाँ, लाइट सच में मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। अब जब ये पता चल गया कि लाइट इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है तो साइंटिस्ट्स इस पहेली की तह तक जाने के लिए जुट गए। उन्होंने बहुत सारे डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स से कुछ ऐसे नियम सामने आए, ऐसे सुराख मिले जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। मतलब उस समय की साइंस के पास इनका कोई जवाब नहीं था। तो पहला सुराग तो काफी सीधा साधा था। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, बात बड़ी सिंपल है। आप लाइट की इंटेंसिटी, मतलब उसकी चमक जितनी बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट। ये एक परफेक्ट लीनियर रिलेशन है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। लेकिन पहेली अब शुरू होती है। ये बहुत ही अजीब था। देखिए, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकले, ये तो ठीक है। लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम एनर्जी थी उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सोचिए, आप चाहे कितनी भी तेज, कितनी भी चमकदार लाइट डाल लें, जो सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी एनर्जी जस की तस बनी हुई है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। और तीसरा सुराग तो मतलब इसने तो दिमाग ही घुमा दिया। पता चला कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाइट की चमक पर तो डिपेंड ही नहीं करती। वो डिपेंड करती है लाइट के रंग पर, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पर। जैसे नीली या बैंगनी लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती थी, और लाल लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो कम एनर्जी वाले। ये क्या हो रहा था? और अब आता है चौथा और शायद सबसे बड़ा सुराग। इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पता चला कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम एनर्जी लेवल तय है। अगर आप उस लेवल से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, चाहे आप लाइट को कितना भी ज्यादा चमकीला क्यों ना कर दें। मतलब एक कट ऑफ पॉइंट है जिसके नीचे कोई असर नहीं। तो चलिए इन सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं। इस रहस्य के 4 मुख्य नियम। पहला, ज्यादा चमक मतलब ज्यादा करंट, सीधा हिसाब। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का चमक से कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना है लाइट के रंग यानी फ्रीक्वेंसी से। तीसरा, एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और एक और बात, ये सब कुछ पलक झपकते ही होता है। मतलब जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई टाइम लैग नहीं। अब जो भी थियरी इन चारों बातों को समझाएगी वही सही मानी जाएगी। तो उस वक्त के साइंटिस्ट के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो थी लाइट की वेव थ्योरी, यानी ये मानना कि लाइट एक लहर की तरह है जो अपनी एनर्जी लगातार फैलाती है। अब बारी थी इस थ्योरी को कसौटी पर कसने की। चलिए देखते हैं कि वेव थ्योरी इस पहेली को सुलझा पाई या नहीं।
पहला पॉइंट, वेव थियरी के हिसाब से सोचें तो ज्यादा तेज लाइट का मतलब है एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा ताकतवर लहर। और एक बड़ी लहर को तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर का धक्का देना चाहिए, मतलब उसे ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए। सही है ना? लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे थे? ठीक इसका उल्टा, कि एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। यहीं पर वेव थियरी पहली बार फेल हो गई, बुरी तरह। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात। वेव थ्योरी तो ये कहती है कि कोई भी लहर चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अगर वो लगातार टकराती रहे तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी जमा करके किसी चीज को हिला सकती है ना? मतलब किसी भी रंग की लाइट अगर वो काफी देर तक और काफी तेज डाली जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लायक एनर्जी दे ही देनी चाहिए। लेकिन असल में क्या हो रहा था? एक कट ऑफ के नीचे कुछ भी नहीं, जीरो। वेव थ्योरी यहां भी फेल। और ये रही आखिरी कील ताबूत में, टाइमिंग का सवाल। वेव थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट बहुत धीमी हो तो एक अकेले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जरूरी एनर्जी इकट्ठा करने में टाइम लगना चाहिए, शायद मिनट या घंटे भी। लेकिन एक्सपेरिमेंट में सब कुछ इंस्टेंटेनियस था, पलक झपकते ही लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब वेव थ्योरी तो हर मोर्चे पर पूरी तरह से गलत साबित हो रही थी। तो अब सोचिए, साइंस की एक इतनी बड़ी, इतनी स्थापित थ्योरी जिसे सब सही मानते थे, वो इन एक्सपेरिमेंट्स के सामने धराशायी हो गई थी। सवाल अब हवा में था, एक बहुत बड़ा सवाल। अगर लाइट एक वेव नहीं है तो फिर वो है क्या चीज? और फिर साल 1905 में एक 26 साल का नौजवान जो एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करता था, सामने आया। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उस साल को उनका चमत्कारी साल भी कहा जाता है। और उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया पेश किया जिसने फिजिक्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। आइंस्टाइन का आइडिया सुनने में बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, क्या हो अगर लाइट एक लगातार बहने वाली नदी की तरह न हो? क्या हो अगर वो पानी की बूंदों की तरह हो, यानी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी हो? इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा नाम दिया। बाद में इसी का नाम पड़ा फोटॉन। और सबसे जबरदस्त बात, आइंस्टाइन ने कहा कि एक अकेले फोटॉन की एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लाइट कितनी चमकदार है। नहीं, उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके रंग यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन दिया, E = h²। और इसी आइडिया पर उन्होंने वो जादुई इक्वेशन बनाया जो सारी गुत्थियां सुलझाने वाला था। बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो बराबर होती है उस एक फोटॉन की एनर्जी के जिससे वो टकराया, माइनस वो थोड़ी सी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सतह से आज़ाद होने में खर्च करनी पड़ती है। बस इतनी सी बात, और यही इस पूरी पहेली का हल था। तो चलिए अब केस को बंद करते हैं, वापस चलते हैं उन 4 अजीब नियमों पर और देखते हैं कि आइंस्टाइन की ये फोटॉन वाली थ्योरी कैसे एक एक करके सबको समझा देती है। देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। पहला नियम, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन नहीं, बल्कि ज्यादा संख्या में फोटॉन। जितने ज्यादा फोटॉन टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट। पहला नियम सॉल्व। दूसरा नियम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अरे वो तो एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की टक्कर है, 1 to 1। तो एनर्जी तो उस अकेले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगी ना कि कितने फोटॉन आ रहे हैं उस पर। दूसरा नियम भी सॉल्व। तीसरा नियम, थ्रेशोल्ड। वो भी सिंपल है। अगर आने वाले फोटॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को मेटल के बंधन से छुड़ा सके तो टक्कर से कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा। यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा नियम भी सॉल्व। और चौथा, टाइमिंग। ये तो एक कण की दूसरे कण से सीधी टक्कर है, जैसे कैरम की गोटियां। इसमें टाइम लैग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइट पड़ी मतलब फोटॉन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर। चौथा नियम भी सॉल्व। केस क्लोज्ड। आइंस्टाइन के इस कमाल के आइडिया ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहेली तो सुलझा दी, लेकिन इसने फिजिक्स की दुनिया के सामने एक और भी बड़ा और भी ज्यादा हैरान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया। और वो सवाल था लाइट की असली पहचान के बारे में। देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट एक वेव यानी लहर की तरह बर्ताव करती है, और अब हमने देखा कि कुछ में वो पार्टिकल यानी फोटॉन की तरह। तो वो है क्या, वेव या पार्टिकल? जवाब है दोनों। और इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब और सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। और इस एक आइडिया ने दूसरे साइंटिस्ट्स के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए। 1924 में लुई डी ब्रॉगली नाम के एक फिजिसिस्ट ने सोचा कि अगर प्रकृति में सिमिट्री है, मतलब एकरूपता है, और अगर लाइट जो एक वेव है वो पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है?
क्या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, जिन्हें हम कण मानते हैं, वो भी कभी-कभी वेव यानी लहर की तरह बर्ताव कर सकते हैं? और इस एक सवाल ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। इसने साबित किया कि जिस दुनिया को हम जानते हैं वो असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। पर खैर, ये कहानी फिर कभी।